हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। सुनिएगा थोड़ा सा एक मोटिवेशनल। नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज द डायरेक्टर्स ऑलवेज गिव अस द हार्डनेस रोल टू हिज बेस्ट एक्टर्स। क्या कहते हैं? चलिए, इसका अर्थ क्या होता है समझते हैं। नेवर मीन्स कभी नहीं, कंप्लेन माने शिकायत करना, अबाउट द डिफिकल्टीज इन लाइफ, अगर जीवन में कभी कठिनाई आए तो इससे कभी शिकायत मत करिएगा। बिकॉज क्योंकि एक डायरेक्टर यानी कि जब फिल्म होती है ना, तो फिल्म में जो कठिनाई वाला रोल होता है वो अच्छे एक्टर को दिया जाता है। यानी जिंदगी में अगर ईश्वर ने आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ दी हो तो समझिएगा कि आप उनके जीवन का एक मतलब जो कहानियाँ हैं उसके एक अच्छे रोल करने वाले लोग हैं, यानी अच्छे एक्टर हैं। तो इसीलिए कभी अपने जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, उसका नाम है भाई यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने इसका 3 वीडियो दिया आपको। पहली वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि फ्रांस में 1789 में हुई क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन युग, नेपोलियन संहिता इत्यादि के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। नहीं, इसके बाद दूसरी वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना के बाद मेटरनिख युग शुरू होती है और मेटरनिख द्वारा स्थापित विश्व में जो निरंकुशवाद था और उनसे संबंधित जितनी घटनाएं थी वो दूसरी वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था। तीसरी वाली वीडियो हमारी थी जिसमें हमने 1848 के फ्रांसीसी क्रांति से हमने शुरू की थी और लास्ट हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में देखा था, जिनमें 3 लोगों का योगदान था, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबोरे। इन सब के बारे में हमने देखा था। आज हमारा इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा, बस ध्यान से सुनिए, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल रूप से क्या, तब पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कल जब हम पढ़ रहे थे, शुरुआत जब हमने किया था, तो सबसे पहले हमने बताया था कि 1848 के बाद यूरोप के देशों में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि जितने भी जगह निरंकुशवाद था सबको हटा करके धीरे धीरे लोकतंत्र गणतंत्र की स्थापना होना शुरू हुआ, जिसमें इटली और जर्मनी भी एक नया देश, जो ताकतवर देश, संगठित देश के रूप में सामने आई थी। एक बात ध्यान रखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो सबसे ज्यादा था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिख, वह प्रतिक्रियावादी नेता था। वो नहीं चाहता था कि किसी का एकीकरण हो, खास करके जर्मनी और इटली का। इसके पीछे का रीजन हमने बताया था कि जो ऑस्ट्रिया था, उनके जो चांसलर थे मेटरनिख, वह आसपास के इलाकों को जीत जीत करके अपने प्रदेश में मिला रखा था और चाहता था कि हमारा ऑस्ट्रिया सबसे ताकतवर हो। ये वो चाहता था। कौन? मेटरनिख। जिनमें से कुछ हिस्सा इटली का वो रखा था। अब वो चाहता था कि अगर इसका एकीकरण होगा तो ये हमें हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, मजबूरन में वह चाहता था कि इसका एकीकरण ना हो। चलिए, जिसमें शुरुआत किया था कौन? मेजनी। मेजनी को चलने नहीं दिया, बेचारे को, भाग गए वहां से। बाद में किसी तरह से एकीकरण पूरा हुआ। ठीक सेम कहानी क्या है देखते हैं। 1870 के पूर्व जर्मनी अनेक छोटे बड़े 300 राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों के बीच सामाजिक और धार्मिक एकता नहीं थी। आपस में वे सभी झगड़ते रहते थे। देखिए, हमारे देश का जब आजादी हो रही थी ना, तो उस समय अंग्रेज वही कर रहा था जो पीछे इतिहास में हो चुका था। हमारे भारत को वह लगभग 500 कुछ राज्यों में विभक्त करते जा रहा था। यानी उस समय जो देसी राजे रजवाड़े थे वो अपने आप को स्वतंत्र होना चाहते थे, कहते थे कि हम अलग अपना देश बनाएंगे। यानी पूरा भारत कितने राज्य में विभक्त हो जाता? तो लगभग 565 लगभग इतने राज्य, छोटे छोटे राज्य हो जाते। समझ रहे ना? अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता ना, तो हमें वहां पर वीजा लेनी पड़ती या कई तरह की कहानी होती वहां पर। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे मिलाने का काम किया
पूरे देश को मिला मिला करके, आगे के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही होता है कि जर्मनी उस समय ना, कब 1870 से पहले लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त थे, और आपस में ये क्या हो रहे थे, झगड़ते रहते थे। ना तो कोई धार्मिक एकता थी उसमें, और ना ही कोनो सामाजिक एकता थी। समाज भी वर्ग में बटा हुआ था, धर्म अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। अब आगे चलते हैं। जर्मन राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे। होता क्या है कि नेपोलियन, जो फ्रांस के रहने वाले थे, आपने शुरू में पढ़ा था, नेपोलियन युग कहते हैं हम लोग उसमें। तो नेपोलियन राष्ट्रवाद के प्रचार करने के लिए कहाँ जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। तो जर्मनी पर कुछ हिस्सा पर वो आक्रमण करते हैं। तो आक्रमण करने के बाद वहां पर एक संस्था बनाते हैं जिनका नाम है जर्मन राइन गणराज्य। ठीक है। तो कुछ लोगों को तो उनकी बात अच्छी लगती है कि चलो भाई, ये लोकतंत्र की प्रचार के लिए आए हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वहां के कुछ लोगों को नेपोलियन के आक्रमण से जो घाटा लग जाता है, यानी हानि होती है, तो उन लोगों को लगता है कि नेपोलियन अभी हमारे लिए अच्छा कर रहा है, हो सकता में भी बाद में हमारे लिए क्या हो, हानिकारक हो जाए, या अभी आया है तो देश पर धीरे धीरे आक्रमण करके पूरा देश पर अपना आधिपत्य जमा ले, इसलिए हमें इनका विरोध करना चाहिए। तो नेपोलियन के आक्रमण से ही वहां पर राष्ट्रवाद का विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग, जो लोग जानते हैं कि नेपोलियन हो ना हो बाद में हम पर क्या कर लेगा, अधिकार कर लेगा, इसलिए नेपोलियन को भगाना यहां से बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में उनके मन में नेपोलियन के भगाने की भावना जगी है। ये क्या था, देश प्रेम था। राष्ट्रवाद की शुरुआत कब से होती है, नेपोलियन के आक्रमण से। ठीक है। उनको लगता है कि नहीं, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, देश पर भले राजा चाहे हमारा निरंकुश हो, चाहे जो भी रहे, लेकिन अपना राजा होना चाहिए। ठीक है। इसलिए वो लोग राष्ट्रवाद की भावना में आ जाते हैं। जर्मनी के राष्ट्रवाद का उदय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस समय जर्मनी के राजनीतिक चिंतक और बुद्धिजीवियों का प्रादुर्भाव, उन्होंने जर्मनी की राष्ट्रीय चेतना की भावना जगाई, जिसमें एस्टीन, कांट, फिक्टे, हिगेल, हिम्बोल्ट, ग्रिम बंधु के नाम, जिनमें कई लेख के माध्यम से लोगों को जागरण किया। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है कि उसी समय ठीक 18वीं शताब्दी में कुछ बुद्धिजीवी लोगों का वहां पर जन्म होता है, जो जिनमें थे कांट, एस्टीन, फिकंटे। ये सब जो व्यक्ति थे वो अच्छे लोग थे, और वो क्या करते थे, लेख लिखते थे, विभिन्न प्रकार के लेख, और उसके माध्यम से दर्शाना चाहते थे कि दूसरे देश जैसे हमारे इटली है, जैसे फ्रांस है, वहाँ की शासन व्यवस्था में सुधार हुई है, तो हमारे देश में भी ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। अब वो लोग जब उस लेख को पढ़ते, उस पत्रिका को पढ़ते, तो उनके मन में ना देश प्रेम की भावना जागृत होने लगती थी कि नहीं, हम लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट युद्धों में जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया सूत्रपात किया। नेपोलियन ने जर्मनी में 39 राज्यों को मिलाकर राइन राज्य संघ की स्थापना किया। उसने प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार भी किए, इससे जर्मन राज्यों को एकता की भावना बढ़ी। लेकिन नेपोलियन के आक्रमण से क्षति पहुंची, जिससे वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। देखिए, ऐसे तो वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले वो जब गए थे तो 39 राज्यों को मिला करके, कौन, नेपोलियन, वहां पर सामाजिक राष्ट्रीय एकता बनाई, सबकी आर्थिक उन्नति हुई। कुछ लोग तो इससे खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को क्या थी, उससे दुखी थी, जो हमने बताया पीछे, और वही कारण से उनका विरोध बढ़ा नेपोलियन का विरोध। लेकिन उसको क्या कहा जा सकता है, अपने देश के प्रति प्रेम। मेटरनिक की प्रकृति आवाज, देखिए आप सुनिए। अब वहां पर तो क्या होता है, नेपोलियन का अंत हो जाता है, कुछ दिन तो नेपोलियन रहते ही, 1804 से 1815, बहुत कम समय तो रहे ही, लेकिन इसी बीच में अपने देश में भी, अन्य देशों में जाकर के प्रचार प्रसार किए। अब आगे चलते हैं। देखिए, वियना कांग्रेस में मेटरनिक ने जर्मनी को ऑस्ट्रिया के अंतर्गत शक्तिहीन संघ के रूप में रखा था, और जर्मनी में रूढ़िवाद व्यवस्था को स्थापित की गई। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया। इसके लिए गुप्तचर बहाल कर दिया गया। लेकिन मेटरनिक के बाद एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब समझते हैं। देखिए, अब ये पीछे पढ़े थे आप लोग, मेटरनिक क्या था, प्रतिक्रियावादी नीति का लोग था। वो चाहता था कि किसी का एकीकरण नहीं हो। अब नहीं हो, खास करके जर्मनी पर वह पूरा प्रतिबंध लगा दिया।
वहाँ के विद्यार्थियों पर नज़र रखा कि कोई यहाँ के लोग हमारे खिलाफ, यानी कि जो हमारी शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ आंदोलन ना करे। कोई जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई समाचार पत्र है, वह हमारे खिलाफ लोगों को भड़कावे नहीं। जैसे हमारे देश में भी हुआ था, जब अंग्रेजी शासन चल रही थी हमारे देश में, तो हमारे यहाँ भी पेपर के प्रचार मतलब छपाने पर रोक लगा दिया गया था। उसको कहते हैं हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1778 ईस्वी में हुआ था। बहुत अच्छी घटना थी। मतलब हम लोग क्या करते थे, मतलब सुनिएगा ना, हम लोग क्या करते थे कि हर भाषा में हम लोग छापते थे, संस्कृत, हिंदी, माने जो क्षेत्रीय भाषा होती थी ना, जैसे जैसे नेपाल के लोग, सॉरी पंजाब के लोग पंजाबी में, उड़ीसा के लोग उड़ीसा भाषा में छापते थे समाचार पत्र। अंग्रेज देखा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ लोग छाप रहा है और ये सब तो पढ़िए रहा है, तो नियम लगा दिया कि अंग्रेजी के अलावे अन्य कोई भाषा में नहीं छपेगी समाचार पत्र। क्योंकि समाचार पत्र में क्या होता है कि नेता लोग सब जगह तो अपनी बात जाकर कहने नहीं सकते थे, तो वो पत्रिका में, समाचार पत्र में लिख देते थे और लिख करके जा करके लोगों में प्रचार प्रसार दे देते थे। पर पर्चा बंटवा दिए थे, सब लोगों को मिल गया, अब सब पढ़ लिया कि इस तरह की घटना घटी है, तो उसने लगा दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 में। वो हम लोग आगे वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद आंदोलन और बढ़ जाता है, आंदोलन कमता नहीं, आंदोलन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक वही बात होता है वहां पर कि वो समाचार पत्र पर क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया, लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कि हमारे खिलाफ कोई संगठन ना बने। वो टेबल को उसमें सटा दीजिए, गेट में गेट झगड़ करता है, टेबल को उधर सटा दीजिए गेट में ना। तो इस तरह से वहां पर गुप्तचर बहाल किया गया ताकि जो है मतलब लोगों में क्या हो, इस तरह की हमारे खिलाफ किसी तरह का आंदोलन न हो। चलिए, लेकिन जब 1848 में मेटरनिख का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, मेटरनिख का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, तो वहां पर कुछ रास्ते खुलते हैं कि अब एकीकरण होगी। 1815 में रेल, कोयला, खनिज इत्यादि की आर्थिक उन्नति हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर प्रचार प्रसार शुरू हो गया। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी के राजनीतिक में उथल पुथल होने लगी। उदारवादी विभिन्न स्थान पर एकत्रित होकर जर्मन राज्य निर्माण चाहते थे और लेकिन सफल नहीं हुए। देखिए सुनिएगा, जर्मनी के एकीकरण में क्या होता है कि 1815 में वहां पर कुछ कोयला का खोज होता है, रेल का खोज, व्यापार, संचार, ये सब जब विकास होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि रेल हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो हम अपनी विचार को आपके पास रखेंगे, आप हमारी विचार को। देखिए हम व्यापार करने के लिए गए हैं, हम यहाँ से लखनऊ गए व्यापार करने के लिए गए ना, तो वहाँ पर हम जब रहेंगे तो वहाँ के लोगों के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, नहीं बात करेंगे, तो वहाँ पर हम अपने विचार को उसके साथ रखेंगे कि हमारे यहाँ इस तरह का शासन व्यवस्था है, ऐसा होना चाहिए। वो अपना बोलेगा, नहीं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, लगाव बढ़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, कोई उधर से आता है, कोई उधर से आता है, नहीं आता है, तो सब लोग बैठते हैं तो आप लोगों के मन में एक आपस में विचार बनता है ना, ठीक उसी तरह से वहाँ पर विचार होती थी। तो ये 1815 में जर्मनी में धीरे धीरे क्या हुआ, जब रेल, कोयला, व्यापार, या संचार, यातायात सब जब बढ़ा तो लोगों के बीच में विचार विमर्श होना शुरू हुआ। अब ऐसी स्थिति में जो मतलब उदारवादी लोग थे, जो सुधार चाहते थे, किसका, जर्मनी का, तो वो क्या किए, अपना मतलब एक संगठन बनाना शुरू कर दिए। कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी सफल नहीं होते हैं। लेकिन आगे क्या होता समझते हैं। अब क्योंकि वो लोग आपस में विचार कर रहे थे कि हम लोगों को सफल होना है, कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि सही लोग नहीं मिल रहे होंगे, सही मुद्दा नहीं समझ में आ रहा होगा। अब सब आदमी हम लोग बैठे हुए हैं कि राजनीति में हिस्सा लेना है, तो हम लोगों से नहीं हो रहा है, तो कोई एगो नेता चाहिए ना हम लोगों को, जो हम लोगों का गाइडलाइन दे। ठीक उसी समय क्या होता है कि एकीकरण में बिस्मार्क पहुंच जाते हैं। बिस्मार्क नाम का एक व्यक्ति जो है वहां पर पहुंचता है। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना, वह उदारवादी था। वह चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया था, जिसके पराजय के बिना संभव नहीं था। देखिए वहां पर उससे पहले कौन थे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कहाँ के राजा थे, जर्मनी के। जब मेटरनिख का समय था, तब मेटरनिख 1848 में कहाँ भाग गया था, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड चला गया। तो मेटरनिख के जाने के बाद शासन व्यवस्था में क्या हो जाती है, कुछ सुधार होना शुरू हो जाता है। सब लोगों को लगता है कि अभी जो है खचरा आदमी गया है, तो अब थोड़ा थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो सब जगह सुधार होता है, नहीं। अब देखिए क्या होता है। और ठीक उसके बाद वहां पर भी जर्मनी में भी जो राजा थे वो भी मर गए। किसके विचार वाले, मेटरनिख के विचार वाले, जो निरंकुशवाद के जनक थे। समझिए कि वो चाहता था कि देश में निरंकुशता हो, तो वैसे विचार के आदमी की मृत्यु हुई।
उसके बाद वहां के राजा बनते हैं, देखिए उसके बाद पर्सा का राजा विलियम प्रथम बनते हैं। अब विलियम प्रथम जब बनते हैं तो वो थे थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति थे, उदारवादी थे, तो वो चाहते हैं कि देश में सुधार हो, लेकिन उसके सबसे बड़ी बाधा कौन? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। अभी पीछे हम देखे थे कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो, तो ये दोनों बाधा थी। अभी दोनों को हराना बहुत जरूरी था, जब तक इसको लड़ाई में हराएंगे नहीं तब तक हमारी एकीकरण पूरा होगी नहीं। जर्मनी के लोग ऐसा सोचते थे, और उनमें सबसे प्रमुख कौन थे? जिनका नाम था बिस्मार्क। इसलिए प्रसा को सशक्त बनाने का प्रयास किया। उनकी इस नीति के संभवतः विरोध बढ़ गया। इसे दूर करने के लिए उन्होंने 1862 में बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जो ये विलियम प्रथम थे, वो चाहते थे कि एकीकरण इसको खत्म किया जाए। तो एकीकरण खत्म कैसे होगा भाई? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया जो है इसका क्या कर रहा है? विरोध। तो हमसे तो होगा नहीं, कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो इसका मुकाबला कर सके। जैसे देखिए मतलब सब राजा हम हैं, लेकिन हमारे पास उतनी हिम्मत नहीं है, इतनी बुद्धिजीवी नहीं है, ज्ञान नहीं है हमारे पास कि हम किसी से लड़ सकें। तो हम एगो अपने में से किसी को चुनना पसंद करेंगे, कोई ऐसा हो जो ज्यादा काम कर सके। नहीं, तो इसलिए किसको नियुक्त किया गया? 1862 में बिस्मार्क को वो क्या बना दिया? ठीक है, चांसलर बनाया कि भाई तुम अपना काम करो, मंत्री संतरी जो भी होता है। चलिए, ये थे बिस्मार्क, समझिएगा। ये हैं बिस्मार्क हैं। और ये बड़ा ही बुद्धिजीवी थे, कूटनीतिज्ञ थे, एकदम मतलब समझिए एक तरह से कि वो क्या कहते हैं, नेता में एकदम कट्टर नेता समझिए। अच्छा से भी थे, और वो राजनीति के पर मांझे आदमी थे। मैंने आपके साथ दोस्ती रखना है, इसके साथ लड़ाई करना है। इसके साथ लड़ाई कर जब हो जाती थी तो आप बच गए अकेले, तो आपके साथ भी लड़ाई कर लेना है। हाँ, ये अंग्रेज भी ये करता था हमारे यहाँ। जैसे देखिए हमारे यहाँ 4 राज्य है, मान लीजिए यहाँ 4 राज्य, और चारों हम दोस्त थे। चारों हम क्या थे? दोस्त। तो अंग्रेज आता था पहले, और क्या करता? एक राज्य के साथ लड़ाई करना है तो पहले 3 गो से दोस्ती करता। ये 3 गो से क्या करता? दोस्ती करता कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जो है उसका साथ नहीं देना। सब हो गया, दोस्ती जब हो जाती थी तो कहा ठीक है। अब अंग्रेज इस पर लड़ाई कर देता है। अब ये लोग इससे साथ मांगता था तो साथ ही देगा नहीं, क्योंकि तो वादा कर सकता है। अब क्या हुआ कि इसको जीत करके अपने राज्य में मिला लिया, मिल गया। चलिए, अब बाद में फिर क्या करता था, दुगो को फुटा लेता था अलग, इसके साथ लड़ाई कर देता था कोई बहाना लगा के। जब ये मांगता था मदद इससे भी और ये दोनों से भी, तो कहता तोरा लड़ाई में तुम दिया था साथ हमको, जाओ अब तुम अपने से लड़ो। नहीं भाई, हमको साथ आप नहीं दिए थे, हम काहे देंगे तोरा साथ, क्या? तो इस तरह से अंग्रेज दूसरों को लगा लेता अपने पास जीत करके। अब बचा मान लीजिए इस तरह से बारी बारी से बचा अंतिम वाले, तो ये जाता है सबको मदद करने, तो मांग देख ना लड़ाई कर रहा है अंग्रेज। अच्छा, जिस समय हम मांगे थे तो तंत्र में दिया था, तो जाओ अपना। ऐसे करते करते अंग्रेज ने सबको बारी बारी से, इसी को कहते हैं हम लोग फूट ढालो राज करो, है कि नहीं? तो यही बात बिस्मार्क भी किए थे वहां पर। बस बारी बारी से देखिए क्या होता है, आगे चलेंगे तो समझ में आएगा इनकी बात। इनका जन्म 1815 में ब्रेन डेनबर्ग में हुआ था। वह प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। देखिए, कूटनीतिज्ञ माने क्या? आपस में दूसरे को मिलाना है, दूसरे से लड़ाई करना है, ऐसे विचार का। जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। चलिए, इसलिए उसने पर्सा के आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया, और उन्होंने 3 युद्ध किए। माने वो चाहते थे कि जब तक इसका पर्सा का मजबूती नहीं होगा तब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा। इसके लिए क्योंकि देखिए हमको लड़ना पड़ेगा किसके साथ? 2 देश के साथ। एक तो फ्रांस के साथ लड़नी पड़ेगी, दूसरी किसके साथ पड़ेगी? ऑस्ट्रिया के साथ। अभी लड़ाई अगर करनी है तो भाई हमारे साथ आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास हथियार होनी चाहिए, ये सब होना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं होगा हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब होता है कि पैसा, पैसा के रूप से यानी बल होना चाहिए। उद्योग बढ़ाया, कृषि बढ़ाया, कौन? बिस्मार्क। अब आगे चलते हैं। अब पहला उन्होंने युद्ध लड़ा डेनमार्क के साथ। डेनमार्क का युद्ध 1864 में। अगर आपसे पूछे कि डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था, तो 1864 में। सेल्सविंग तथा
हॉलस्टीन के प्रश्न पर पर्सा और डेनमार्क के बीच में युद्ध हो गया। देखिए किसके कारण, एक जगह है इसका नाम है सेल्सविंग, और हॉलस्टीन के नाम पर डेनमार्क और पर्सा आपस में लड़ गए। कूटनीति का सहारा लेते हुए युद्ध का आरंभ करने से पहले ऑस्ट्रिया से उन्होंने समझौता कर लिया। डेनमार्क को हराकर सेल्सविंग और हॉलस्टाइन को अपने में मिला लिया। समझिएगा 1848 की कहानी है। पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कौन, बिस्मार्क, पहले ऑस्ट्रिया से उन्होंने संधि कर ली, क्योंकि जानते थे कि जैसे हम युद्ध करेंगे डेनमार्क से तो ऑस्ट्रिया उसका मदद जरूर करेगा। अब जब वो मदद करेगा तो फिर ऑस्ट्रिया से जीतना हमारा संभव है ही नहीं, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती। तो उन्होंने पहला प्रस्ताव ऑस्ट्रिया के साथ रखा कि हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के युद्ध की स्थिति में मदद करेंगे, है ना। चलिए तो मदद की बात हो गई, ऑस्ट्रिया भी स्वीकृति दे दी। मौका देख करके क्या कर दिए, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिए। दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो ऑस्ट्रिया अब तो मदद करेगा नहीं, क्योंकि वह किसके साथ में है, जर्मनी के साथ में है। अब ऐसी स्थिति में जो डेनमार्क था वो क्या हो गया, हार गया। तो उसके हिस्से का जो सेल्सविग और हॉलस्टाइन जगह थी उसको वो क्या कर लिया, मिला लिया पर्सा में। ठीक है, कौन, बिस्मार्क। चलिए अब आगे, अब तो उसके साथ युद्ध हुआ। अब ऑस्ट्रिया को तो कह दिया था कि तू हमारे साथ रहेगा, डेनमार्क को हरा दिया है। अब आगे चलते हैं, देखिए पर्सा और ऑस्ट्रिया का युद्ध। अब ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई हो जाती है, कब, तो 1865 में। गैस्टिन की संधि में हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के अधिकार हो गया, लेकिन बिस्मार्क उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसके लिए उसे ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ना पड़ा। उससे पहले उन्होंने फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को अपने में मिला लिया। अब देख लीजिए, अब क्या होता है कि एक संधि होती थी उस समय में, इसका नाम है गैस्टिन की संधि। कब, 1865 में। उसके अनुसार जो हॉलस्टीन जगह है वो किसके हिस्से में चला गया, ऑस्ट्रिया के। अब बिस्मार्क चाहता था कि हॉलस्टीन हमारे जर्मनी का हिस्सा है तो हमको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, बिस्मार्क यानी हमको मिलना चाहिए, जर्मनी को मिलना चाहिए। अधिकार कौन कर रहा है भाई, ऑस्ट्रिया। तो सोचा कि अब ऑस्ट्रिया से हमको लड़ना पड़ेगा भाई, अभी लड़ाई करेंगे अगर तो हम फिर हार जाएंगे। इसका साथ कौन देगा, अब तो फ्रांस देगी, इंग्लैंड देगी, रूस देगी, ये सब जो देश हैं वो देगी इसका साथ, क्योंकि ऑस्ट्रिया सबसे मिला हुआ था। शुरू में आप पढ़े थे किसमें, वियना कांग्रेस में, याद है ना, कि सब आपस में मिल करके क्या वादा किया था कि यूरोप के जितने भी राजा हैं सब भाई भाई हैं, और सब एक दूसरे के संकट में क्या करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अगर ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई होती तो सब तो साथ देगा ही। तो सबसे पहले क्या किया, ये सबको अपनी पक्ष में धीरे धीरे मिलाना शुरू किया। किसको किसको, तो फ्रांस को, रूस को, इंग्लैंड को। और यही सब तो यूरोप की महाशक्ति थी। ये सब उस समय क्या थे, महाशक्ति, यानी इसके पास ज्यादा ताकत थी। इस सब को जब अपने अंदर मिला लिया सॉरी, जब मिला लिया तो जब आपस में ये सब मिल गया तो अब बच गया कौन अकेला उधर में, ऑस्ट्रिया। तो अब इसको मौका मिला कि चलो अब तो हम जीत सकते हैं ना। अब क्या होता है, 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध यानी सेडोवा का युद्ध, याद रखिएगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि सेडोवा का युद्ध कब, किसके किसके बीच, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा की। एगो पीछे पढ़े थे सेडोन का युद्ध, यहाँ है क्या, सेडोवा का युद्ध, जिसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और हॉलस्टीन जर्मनी को मिल गया। नहीं, अब वो देख लिया था कि भाई अब तो मौका है हमको जीतने का, तो पहले तो संधि कर लिया और उसको किसको हरा दिया, ऑस्ट्रिया को। और वो उसका जो जगह था हॉलस्टीन, उसको क्या कर लिया, वो जीत लिया। चलिए तो दो युद्ध हुआ एक साथ। पहले साथ किसके साथ हुआ था, डेनमार्क के साथ। दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ, ठीक है, 66 में। अब आगे चलते हैं। अब फ्रांस को जो यहां मिलाया था, अब बारी है फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस भी इसका विरोधी था। जर्मनी के एकीकरण में कौन विरोधी था, एक ऑस्ट्रिया और एक फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया को तो अब हरा दिया है, अब चाहिए किसका बारी है भाई, फ्रांस। चलो बारी बारी से होगा काम। जर्मनी की बढ़ती शक्ति से फ्रांस भयभीत हो गया, इसलिए दक्षिणी राज्यों को पर्सा में मिलने नहीं देना चाहता था। इसलिए फ्रांस और पर्सा का युद्ध निश्चित हो गया। अब देखिए जर्मनी की जब शक्ति बढ़ रही थी
पहले डेनमार्क को हराया, फिर ऑस्ट्रिया को हराया, अपनी सेना को बढ़ा रहा था, वो लगातार उद्योग खोल रहे थे, रेल बिछा रहा था, नए नए हथियार बना रहे थे। तो फ्रांस घबरा गया, अरे बाप रे भाई, तो खतरनाक आदमी है, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो जरूरी है भाई, हम कुछ काम करने के लिए नई शुरुआत कर रहे हैं, आप अगर रुकावट डाल रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे दुश्मन हुए। तब फ्रांस उसको एकीकरण में क्या कर रहा था, बाधा कर रहा था। उसके जो दक्षिणी राज्य थे, दक्षिणी हिस्सा था किसका, जर्मनी का, जो अभी मतलब आपस में अलग अलग थे। अभी आप क्या पढ़े थे कि जर्मनी कितने राज्य में बटे हुए थे, 300 राज्यों में। तो उसका जो दक्षिणी हिस्सा था, ये वाली हिस्सा, ये वाली हिस्सा, इसके जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, ये आपस में मिल नहीं रहे थे। बिस्मार्क चाह रहा था कि मिल जाए सब। यहाँ के लोगों को मदद कौन कर रहा था, फ्रांस वाला, कि तू लोग उसमें नहीं मिलो बिस्मार्क में। ये बात जब मालूम हुआ किसको, बिस्मार्क को, तो कहा कि अच्छा, इसका बदला तुमसे हम जरूर लेते हैं। अब आगे क्या होता समझिएगा। तो फिर लड़ाई हो तो कुछ तो कारण होना चाहिए ना, ऐसे बिना मतलब का लड़ाई तो होगा नहीं, कुछ बात पर होगी। देखिए क्या होता है, इसलिए निश्चित हो गया। इसी समय स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न सामने आया। इस पर पर्सा के राजकुमार की दावेदारी थी, परंतु इसका विरोध फ्रांस किया। अब एक स्पेन जगह था, वहां के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होगी तो कौन वहां का राजा बने भाई, कोई वहां राजा है नहीं। तो वहां पर पर्सा के जो राजकुमार थे, यानी समझिए जो जहां भी जर्मनी में कौन थे, बिस्मार्क, वहां के जो राजा थे विलियम प्रथम, उन्हीं का बेटा हो, पोता हो, भतीजा हो, कोई भी हो, उसी में से राजकुमार की दावेदारी हो गई किस पर, स्पेन पर, कि स्पेन का राजा कौन होगा, तो पर्सा के राजा के बेटे होंगे। ठीक है, पर्सा जो देश है ना जगह, वहां के जो राजा थे अभी विलियम प्रथम, जिसका चांसलर था कौन, बिस्मार्क। तब बिस्मार्क का ही समझिए कोई भतीजा, पोता, पोती जो भी हो, वो वहां का स्पेन का क्या बनेगा, राजा। अब फ्रांस को लगा कि ये अगर यहाँ की दावेदारी कर लेता है स्पेन का, तो स्पेन भी ना उसको मिल जाएगा, स्पेन भी अब मिल जाएगा, अब किसको, जर्मनी को, तो और इसकी ताकत क्या हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब इसी बात का दोनों के बीच में हो गया विरोध। 1870 में सीडान के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित हुआ। बस दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और फ्रांस उसमें हार गया। क्योंकि पहले से वो किसको मिला रखा था, इंग्लैंड को और रूस को, कि तू हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा। चलिए, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इस एकीकरण में किसका योगदान, बिस्मार्क का। लेकिन साथ कौन दे रहा था उनका, विलियम प्रथम। क्या अच्छे, विलियम प्रथम जो राजा थे, बिस्मार्क को चांसलर उसी ने बनाया था। तो अब देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए हमको, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, सेना चाहिए। तो ये कौन दे रहा था उसको, विलियम प्रथम। क्योंकि वो तो जान रहा था कि देखिए हमारे पास उतनी बुद्धि ज्ञान नहीं है। राजा अकबर थे, याद है ना, तो राजा अकबर तो राजा थे, ताकतवर थे, लेकिन उनके पास बुद्धि की थोड़ी कमी थी। तब बुद्धि किससे लेते थे, बीरबल से लेते थे। कोनो झगड़ा हो जाता था ना, तो इनको नहीं बुझने आता फैसला, तब बीरबल से पूछते, कहा रे बीरबल कैसे होगा एकर फैसला रे, तब बीरबल ओकरा बुद्धि से समझा देते थे, है कि नहीं। तो एक तो बुद्धिजीवी चाहिए ना हमारे पास। वही होता कि विलियम प्रथम तो राजा थे, उनके पास सेना थी, उनके पास पैसा था, क्योंकि देश के राजा थे इसीलिए। अब उनके पास इतना बुद्धि नहीं था कि हम ऑस्ट्रिया को मिलाएं, फ्रांस को मिलाएं, रूस को मिलाएं। कुछ आदमी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी सबको मिला लेता है, बोलने की ताकत होती है उसके पास, शक्ति होती है, नहीं जहां बैठेगा एकदम सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ऐसे लोग थे कौन, बिस्मार्क। इसलिए बिस्मार्क को कहा कि इसी को चांसलर बना देते हैं, यानी मंत्री हो जाएगा, तब मंत्री के नाम पर ही काम करेगा, और सहायता कौन करेगा, विलियम प्रथम। तो क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क विलियम प्रथम के बिना एकीकरण नहीं कर पाते, क्यों। इसलिए क्योंकि विलियम प्रथम अगर उसका साथ नहीं देते, उससे सेना नहीं देते, उसे आर्थिक सहायता नहीं देते, तो क्या जर्मनी का एकीकरण होता, नहीं होता। चलिए, तो आशा है आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। पूरा स्टोरी हमने आपको यूरोपीय राष्ट्रवाद को समझाया है। उम्मीद है आप लोग अगर सुने होंगे ध्यान से, तो पूरे आपके दिल और दिमाग में छा गया होगा कि यूरोप के राष्ट्रवाद, यहाँ से जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले थे, ये भी हमने बताने का प्रयास किया है।
विशेष जो पार्ट के क्वेश्चन है वो कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।